हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, फाइन स्ट्रक्चर एक्चुअल में जो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म। जो फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम की, ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म एंड द रिलेटिविस्टिक टर्म या रिलेटिविस्टिक करेक्शन। देखो, एक्चुअल में जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है क्या, पहली बात तो देखो, जो बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा दिया था, n=1 2 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स बताए थे। जो बोर्ड ने कंसीडर किया था, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। ठीक है, वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन नहीं कर रहा, सिर्फ वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। उसके आधार पर बोर्ड ने जो हाइड्रोजन एटम है उसके एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रा दिया था, और एनर्जी आई थी हमारे पास En=-13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बोर के अकॉर्डिंग था। जो लेवल्स थे वो इस टाइप से थे। ठीक है, n=1, n=2, n=3। ठीक है, सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर किया था बोर्ड ने, और उसके अकॉर्डिंग बताया था भाई जो लेवल्स है वो इस टाइप के होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बहुत अलग था। फिर कंसीडर किया गया भाई इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन है, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिला, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखो, ये जो लेक्चर कर रहे हैं हम कंटिन्यूसली, ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से। ये जो 5th लेक्चर है, ये पिछले 4 लेक्चर से रिलेटेड है। पिछले 4 लेक्चर अच्छे से देखोगे तो ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या, जो लेवल्स है एक्चुअल में, जो एक्सपेरिमेंटल लेवल्स मिले हमें, एनर्जी लेवल्स, वो कैसे थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए माना गया जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक इंट्रिंसिक स्पिन अपनी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है प्रोटॉन के चारों ओर, ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के चारों रोटेट कर रहा है, ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, तो इसके पास एक इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट है इसका खुद का। और वो मैग्नेटिक, अब जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है प्रोटॉन के चारों ओर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक स्पिन डाइपोल मोमेंट। ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, इसे हम कहेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट होंगे, स्प्लिट होने के साथ साथ शिफ्ट भी होंगे। जो यहाँ पे ये लेवल्स है ये स्प्लिट होंगे इस टर्म की वजह से, और स्प्लिट होने के साथ साथ ये शिफ्ट भी होंगे। ऐसे नहीं यहीं रहेंगे, थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों होंगे वो हमें अभी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखो, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी हमारे पास। नेगेटिव एनर्जी आने का मतलब जो लेवल्स है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और शिफ्ट होने के साथ साथ वो स्प्लिट भी है 2 पार्ट्स में। स्प्लिट क्यों होगा, क्योंकि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू जे, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे उसकी वैल्यू l+12 और l-12। ये सिर्फ वैलिड होगा l>0 के लिए। जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द l>0। l=0 के लिए स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म वैलिड नहीं होगी, क्योंकि l= जो 0 है उसमें जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है वो 0 होगी, क्योंकि l.s l ही 0 हो गया तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म में है वही 0 होगी। सेकंड है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। इसको भी कंसीडर किया गया। रिलेटिविस्टिक करेक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के चारों ओर, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। स्पीड हाई होने की वजह से यहाँ पे जो रिलेटिविटी को कंसीडर किया गया, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, तो जो हैमिल्टोनियन है, टोटल हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक। तो यहाँ पे एक पर्टर्बेशन आएगा, एक हल्का सा एक पर्टर्बेशन होगा काइनेटिक एनर्जी में। उस पर्टर्बेशन की वजह से भी एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन एनर्जी लेवल। शिफ्ट का मतलब है जो बोर्ड ने स्पेक्ट्रा दिया था उससे शिफ्ट कह रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई जो पहले बोर का जो मॉडल है वो सही था। बोर का मॉडल शुरू से ही गलत था। गलत क्या था, कमियां थी उसमें, वो शुरू से ही गलत था, मतलब कमियां थी उसमें। अब ये जो शिफ्ट है इसका मतलब बोर मॉडल से वो कितना नीचे है, कितना शिफ्ट हुआ है, कितना स्प्लिट हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, हाइड्रोजन एटम तो शुरू से ही सही था, हाइड्रोजन एटम में पहले से स्प्लिटिंग थी, लेकिन बोर उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। उस चीज़ को जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसीडर की हमने, रिलेटिविस्टिक करेक्शन कंसीडर की, उसके बाद उस चीज़ को हम कंसीडर कर पाए थे, उस चीज़ को देख पाए थे। अच्छा, स्प्लिटिंग पहले से ही है, और फिर हमने कह दिया वो बोर लेवल से कितना स्प्लिट है, इसलिए उसको शिफ्ट कह देते हैं।
तो इन दोनों की वजह से शिफ्ट होगी एनर्जी में। तो इनको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, हम कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेंथी डेरिवेशन है, हम CSIR नेट JRF के हिसाब से कहाँ से पूछा जाता है वो स्टेप डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। हम कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करने वाले यहाँ पे। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन में हम शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम टोटल शिफ्ट निकालेंगे, टोटल शिफ्ट कितनी है, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन शिफ्ट प्लस सम ऑफ द रिलेटिविस्टिक करेक्शन शिफ्ट, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल शिफ्ट होगी हमारे पास। अब वो बोर मॉडल में जो एनर्जी मिल रही है उससे कितना शिफ्ट है, फिर उनको हम ड्रॉ करेंगे। n=1 लेवल, n=2 लेवल, n=3 लेवल के लिए वो हम शिफ्ट ड्रॉ करेंगे। इसे हम कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम की, जो स्पेक्ट्रा है उस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो कंप्लीट है इसलिए उसको फाइन स्ट्रक्चर कह देते हैं। वो कंप्लीट है, उसमें और कोई स्प्लिट, उसमें अभी भी कमी है। इन दोनों को कंसिडर करने के बाद भी हल्की सी कमी है, जिसको हम कहते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर या लैम्प शिफ्ट, ठीक है। वो भी हम कंसिडर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है उससे कितनी शिफ्ट आएगी, फिर देखेंगे रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म से कितनी शिफ्ट होगी एनर्जी में। मतलब ये जो एनर्जी है इससे शिफ्ट की बात कर रहे हैं। n=1 के लिए एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इससे जो शिफ्ट है वो इन दोनों टर्म की वजह से कितनी हो रही है, टोटल शिफ्ट। इससे जो लेवल ये n=1 के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है, लेकिन जब इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और n=1 वाला शिफ्ट स्प्लिट नहीं होगा लेकिन शिफ्ट होगा। n=2 वाला शिफ्ट भी होगा और शिफ्ट होने के साथ साथ 2 पार्ट में स्प्लिट भी होगा। n=3 वाला 3 पार्ट में स्प्लिट भी होगा, ठीक है। कैसे स्प्लिटिंग होगी वो जब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा जो टोटल स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म की वजह से जो टोटल एनर्जी में शिफ्ट है वो कितना है। देखो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म एक्चुअल में है क्या, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो प्रोटॉन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन की वजह से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है हमारे पास -dV/dr। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो r/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। हम क्वालिटेटिवली डिस्कशन करेंगे, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस क्वालिटेटिवली, ठीक है। -dV/dr r/r ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 1/c²। मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है E×v। v है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और c है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो 1/c²। अब देखो E×v माइनस साइन बाहर आ जाएगा, dV/dr बाहर आ जाएगा, ठीक है। r वेक्टर यहाँ पे है, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर और एक r बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/r/c² dV/dr r क्रॉस v। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम है m/r×v। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास m/r×v, ठीक है। ये होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो r×v क्या होगा हमारे पास, r×v होगा हमारे पास L/m, एंगुलर मोमेंटम अपॉन m। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/mc², माइनस आएगा -1/mc², नीचे आएगा r dV/dr, यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और dV/dr पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ये है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और वो क्या है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, μs, ये हमने देखा था -GsE/2m s वेक्टर, ठीक है। ये इससे इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी यहाँ पे, जो इंटरेक्शन एनर्जी या इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं हम, क्या होगी वो -μs/v
बी माइनस म्यू एस डॉट बी। म्यू एस है हमारे पास माइनस जी एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एस ई बाय 2m एस डॉट बी। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करो तो माइनस जी एस ई बाय 2m 1/mc² इंटू 1/r dv/dr, ये आएगा हमारे पास s डॉट एल। तो ये हमारे पास शिफ्ट एनर्जी में शिफ्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी भी कह सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। एक तो एनर्जी है जो बोर्ड ने कंसीडर की थी, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से आ रही है। एक एनर्जी होगी ये जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से आ रही है, और ये नेगेटिव होगी, माइनस जी एस ई बाई 2m 1/mc² 1/r dv/dr s डॉट एल। और देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो है हमारे पास l प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है जो j डॉट j होगा वो होगा हमारे पास l प्लस एस डॉट एल प्लस एस। तो एस डॉट एल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एस डॉट एल होगा हमारे पास j² माइनस l² माइनस s² अपॉन 2, ये होगा हमारे पास एस डॉट एल, ठीक है। अब यदि इसको हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में लिखें, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखें तो आएगा j प्लस 1 l प्लस 1 s प्लस 1 अपॉन 2 इंटू h² अपॉन 4 π², ठीक है, h² अपॉन 4 π², ये आएगा हमारे पास s डॉट एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो इंटरेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू कंप्लीट यहाँ पुट करेंगे हम। देखो तुम्हें याद लास्ट टर्म रखनी है, लास्ट टर्म क्या आएगी, ये इसको डेल्टा ई से लिख लेते हैं, डेल्टा ई एल और एस इंटरेक्शन टर्म, डेल्टा ई की वजह से माइनस जी एस ई बाय 2m 1/mc² इंटू 1/r dv/dr। एस डॉट एल को लिख देंगे हम j प्लस 1 माइनस l प्लस 1 माइनस s प्लस 1 अपॉन 2 इंटू h² अपॉन 4 π², ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो dv/v है हमारे पास, जो पोटेंशियल है हमारे पास वो है 1/4πε0 ZE/r, ये हमारे पास पोटेंशियल है 1/4πε0 ZE/r, जो प्रोटॉन की वजह से एक पोटेंशियल है, ठीक है, ZE/r। अब dv/dr क्या होगा हमारे पास, dv/dr होगा माइनस 1/4πε0 ZE/r²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा ZE/r², इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पे जो टोटल अब एक r² है एक r है तो 1/r³ हो जाएगा, ठीक है, 1/r³। और ये जो पोटेंशियल है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये जो पोटेंशियल ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेरी कर रहा है हर जगह, अलग अलग r के लिए पोटेंशियल अलग अलग है। तो इसका हम एवरेज लेंगे, इस 1/r³ का एवरेज लेंगे। इसका एवरेज लेने के बाद जो इसका एवरेज आएगा 1/r³ का, ये क्वांटम मैकेनिक्स में जब रेडियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम की, वहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं 1/r³ का। तो जो एवरेज आएगा हमारे पास ये आएगा हमारे पास हाफ और l प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज होगा, और ये वैलिड होगा l ग्रेटर देन 0 के लिए। ये याद नहीं रखना तुम्हें, ये याद नहीं रखना तुम्हें, सिर्फ लास्ट टर्म याद रखनी है। एक तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, क्या मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे अभी लिखा था एक मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लास्ट टर्म याद रखनी है। मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ क्या किया है हमने, हम क्वालिटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कंप्लीट, कोई फ़ायदा नहीं है डिटेल में जाने का, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो लास्ट टर्म से ही बनेगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, जो A0³ होगा उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना है। मैं लास्ट टर्म लिख देता हूँ डायरेक्ट, जो टोटल करेक्शन टर्म है हमारे पास वो क्या आ रही है लास्ट। तो देखो जो टोटल एनर्जी में शिफ्ट होगी हमारे पास वो होगी डेल्टा ई एल एस, ये होगा हमारे पास आर इन्फिनेटिव। ये बताता हूँ आर इन्फिनेटिव क्या है हमारे पास, Z⁴ α² भी बताता हूँ क्या है तुम्हें, 2n³ l प्लस 1 l प्लस हाफ, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है और, ठीक है। j प्लस 1 माइनस l प्लस 1 माइनस s प्लस 1, ये टोटल हमारे पास एनर्जी में शिफ्ट है। यहाँ पे एक टर्म हो रहा है कि hc, ठीक है, h इंटू सी, और यहाँ पे जो r इन्फिनेटिव होगा वो रीडेबल कांस्टेंट होगा। r इन्फिनेटिव की वैल्यू तो हमारे पास m e⁴ 8ε0² h³c, ये हमारे पास r इन्फिनिटी था। और जो अल्फ़ा होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पे e/2 ε0
E²/2ε0hc। ठीक है, ये होगा है हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर आर इन्फिनिटी होगा हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट, ये तुम्हें पता ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और जो आर इन्फिनिटिव इंटू अल्फा स्क्वायर की जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो होगी 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रखना डायरेक्ट, आर इन्फिनिटिव इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये देखो, ये जो क्वांटिटी, ये जो टोटल एनर्जी शिफ्ट है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म की वजह से, मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का वो इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के खुद के ही द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड से, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी, बी यहाँ पे लिखा था हमने, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उन इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी उसमें ये शिफ्ट है। ठीक है, ये जो देखो ये टोटल शिफ्ट है और ये डिपेंड कर रहा है जे एल एस पे और एन पे। ठीक है, यहाँ पे आर इन्फिनिटिव और अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू वो है 5.84, तो डेल्टा ई एल एस क्या आ जाएगा, ये याद रखना है तुम्हें, ये टर्म भी याद रखनी है तुम्हें, ये याद रखना है फॉर्मूला, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो 5.84 इंटू जेड टू द पावर 4 2n³ एल एल प्लस 1 एल प्लस हाफ, ये आएगा जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जे की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जे की एक वैल्यू होगी एल प्लस हाफ और जे की एक वैल्यू होगी एल माइनस हाफ। तो जे की एल वैल्यू और एस की वैल्यू है हाइड्रोजन एटम के लिए हाफ, एस की वैल्यू है हाफ हाइड्रोजन एटम के लिए। जब जे की वैल्यू एल प्लस हाफ रखेंगे इस टर्म में और जे की वैल्यू एल माइनस हाफ रखेंगे और एस की वैल्यू हाफ रखेंगे, तो एल प्लस हाफ के लिए जो ये टर्म आएगी कंप्लीट, ये जो कंप्लीट टर्म एल प्लस हाफ के लिए आएगी एल, तो ये आएगा जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। ये जो कंप्लीट टर्म है जे की वैल्यू एल प्लस हाफ और एस की वैल्यू हाफ के लिए कंप्लीट टर्म आएगी एल। ठीक है, और जे की वैल्यू एल माइनस हाफ के लिए ये टर्म आएगी हमारे पास माइनस एल प्लस 1। ये कर लेना, करके देखना, ये जे की वैल्यू एल प्लस हाफ रखेंगे तो ये आएगा एल, जे की वैल्यू एल माइनस हाफ रखेंगे तो ये आएगा माइनस एल प्लस 1। ठीक है, और एस की वैल्यू यहाँ रखी है हमने हाफ। ठीक है, तो ये दो टर्म आ रही है, तो जे की अलग अलग ये जो करेक्शन है, जो एनर्जी में करेक्शन है, दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी। ठीक है, ये एल इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं होगी, क्योंकि एल इक्वल टू 0 के लिए एल डॉट एस टर्म 0 होगी, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा एल इक्वल टू 0। एल ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैलिड होगी, और एल ग्रेटर देन 0 में दो पार्ट्स हैं, जे एल प्लस हाफ और जे एल माइनस हाफ। एल प्लस हाफ में ये आएगा एल, और एल माइनस हाफ के लिए माइनस एल प्लस 1। ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही होगा सिर्फ, क्योंकि एस की वैल्यू हमारे पास हाफ है। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब इसको कंप्लीट लिख देते हैं हम, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ के लिए, फिर देखते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। देखो, जो डेल्टा ई एल एस होगा हमारे पास आर इन्फिनिटिव अल्फा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 2n³ एल प्लस 1 एल प्लस हाफ, और ये होगा एल और माइनस एल प्लस 1। मल्टीप्लाई में होगा, या तो एल होगा या माइनस बार आएगा, माइनस एल प्लस 1 होगा या एल होगा। जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए और जे इक्वल टू एल माइनस हाफ के लिए, और ये वैलिड है एस इक्वल टू हाफ के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइट एटम के लिए। और आर इन्फिनिटिव अल्फा, यहाँ पे एच सी भी आएगा, आर इन्फिनिटिव अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी 5.84। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में शिफ्ट होगा, एल प्लस हाफ के लिए, एल माइनस हाफ के लिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, जब एल प्लस हाफ है जे की वैल्यू तो एल आ जाएगा, जब एल माइनस हाफ है तो माइनस एल प्लस 1 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई, इस टर्म के मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पे इसको टर्म शिफ्ट भी लिख सकते हैं हम। टर्म शिफ्ट क्या होगी हमारे पास, टर्म शिफ्ट होगी हमारे पास डेल्टा ई एल एस बाय एच सी, इसको डेल्टा टी से लिखते हैं हम, ये हमने डिस्कस भी किया था। टर्म शिफ्ट इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स 1/λ होता है, ये 1/λ डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा टी आएगा देखो टर्म शिफ्ट,
वैसे हम जो शिफ्ट है वो टर्म शिफ्ट के में ही बात करते हैं, एनर्जी में हम बात नहीं करते, एनर्जी में बहुत कम बात करते हैं। क्योंकि टर्म शिफ्ट में क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये लेंथ है एक टाइप से, ये लेंथ का इन्वर्स है 1/λ, वेव लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और ये होता है हमारा सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो हम शिफ्ट है जो वो लेंथ में ही बात करते हैं, कितना शिफ्ट हुआ, वो टर्म शिफ्ट में ही हम बात करते हैं। तो जो टर्म शिफ्ट है वो HC से इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा R∞ Z⁴ α² 2n³ L+1 L+½ ये आएगा L या -L+1। L कब होगा, जब J L+½ होगा, ये मल्टीप्लाई में है इन दोनों के, इस कंप्लीट टर्म के दोनों मल्टीप्लाई में जब J L+½ है और जब J L-½ है। तो ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है, याद हो जाएगा, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो ये है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, सॉरी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिटिंग। फाइन स्ट्रक्चर तो टोटल होगी जब रिलेटिविस्टिक भी हम ऐड करेंगे, रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी ऐड करेंगे तो वो टोटल फाइन स्ट्रक्चर होगी। ये हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से कितना शिफ्ट हुआ। अब देखो जो शिफ्ट है वो दो पार्ट में होगा, एक JL+½ और JL-½ और ये वैलिड होगा सिर्फ L>0 के लिए, ये याद रखना, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर L>0। अब हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन की, ठीक है, जो रिलेटिव यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हाई, बहुत ज़्यादा हाई माना गया और काइनेटिक एनर्जी वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, तो एक एनर्जी में शिफ्ट और होगा, ठीक है, वो शिफ्ट क्या होगा वो देखते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, वो टोटल शिफ्ट होगा, ठीक है, टोटल शिफ्ट होगा। उसमें फिर देखेंगे बोर जो एट बोर स्पेक्ट्रा मिला हमें n = 1 2 3, उससे वो कितना शिफ्ट हो रहा है एनर्जी लेवल और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उनको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन की, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी, उसकी वजह से एनर्जी में कितना शिफ्ट होगा। तो टोटल हैमिल्टोनियन है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को V से लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से K से लिख देते हैं, KE से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास P² C² प्लस m02 C⁴ माइनस m0 C², रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी इसकी पावर हाफ, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे H में P² C² प्लस m02 C⁴ माइनस m02 प्लस V, ठीक है। अब यहाँ से m0 C² कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 प्लस ये 1 बचेगा, क्योंकि अंदर जाके बाहर लेंगे तो इसको पावर हाफ है तो ये m0 C² होगा और अंदर जाके ये बनेगा हमारे पास P², ठीक है, P² अपॉन C² m02 C⁴ पावर हाफ माइनस m0 C² प्लस V। अब ये देखो क्या होगा, m0 C² 1 प्लस P² C² से एक C² कैंसिल हो जाएगा, m02 C²⁴ माइनस m0 C² प्लस V। अब यहाँ पे देखो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, इसका पावर हाफ है ये, ठीक है, तो ये आएगा m0 C² 1 प्लस 1/2 P² m02 C² माइनस 1/8, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है P⁴ m0 C⁴, ठीक है। आगे वाले टर्म नहीं लेंगे, हायर ऑर्डर टर्म, माइनस m0 C² प्लस V। m0 C² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे थ्रू आउट, ठीक है, तो m0 C² प्लस P² m02 C² इंटू m0 C²/2, ठीक, माइनस 1/8 P⁴ m0³ C² माइनस m0 C² प्लस V। m0 C² से m0 C² कैंसिल हो गया, C² से ये C² कैंसिल हो जाएगा, एक m0 से एक m0 कैंसिल हो जाएगा, तो P²/2 m0 प्लस पोटेंशियल माइनस 1/8 P⁴ m0³ C²। तो ये देखो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है जब हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन ना लें, यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कम है तो ये हैमिल्टोनियन है। तो हमारे पास जो टोटल हैमिल्टोनियन वो है H0 माइनस H', और H' में हमारे पास ये हमारे पास परटर्बेशन है माइनस 1/8 P⁴, इसकी वजह से एनर्जी में शिफ्ट होगा m0³ C²।
ये परटर्बेशन टर्म है, इसकी वजह से एनर्जी में शिफ्ट होगा। और उनसे जो टोटल शिफ्ट होगी एनर्जी में, हम टर्म शिफ्ट के बारे में बात करेंगे डेल टी, क्योंकि दो एनर्जी आएगी हमारे पास, जो एनर्जी आएगी उसको HC से डिवाइड कर देंगे तो ये डेल टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डेल टी में हम बात करेंगे टर्म शिफ्ट में, रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट आएगी आर इन्फिनेटिव, सोल्व नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फा स्क्वायर एन क्यूब 3/4n - 1/l + हाफ। ये सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, क्योंकि आर इन्फिनेटिव और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.84 जेड टू द पावर 4। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा ऑब्वियसली, या हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके लिए अलग अलग केस होंगे। 3/4n - 1/l + हाफ। तो ये होगी रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, रिलेटिविस्टिक जो टर्म है उसकी वजह से जो एनर्जी में कितना शिफ्ट हुआ, कितना टर्म शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये है हमारे पास टर्म शिफ्ट। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से, और एक वो याद रखना है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखो जो टोटल शिफ्ट है वो क्या होगी हमारे पास, टोटल शिफ्ट। अब देखो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो शिफ्ट थी हमारे पास, उसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, डेल्टा टी एल एस, वो था हमारे पास Z4 R इन्फिनेटिव अल्फा स्क्वायर 2n³ L+1 L+हाफ। यहाँ पे या तो L था या -L+1 था। J = L+ वो हाफ के लिए, J = L - हाफ के लिए। तो पहले बात देखो, J = L+हाफ, J = L - हाफ। यहाँ ऐसा कोई भी पंगा नहीं है J = L+हाफ L - हाफ, क्योंकि ये L पे और N पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये J पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो टोटल टर्म शिफ्ट होगी हमारे पास, यहाँ पे देखो एक चीज़ और हम भूल गए यहाँ पे करना, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है दो पार्ट्स में, एक आ रहा है डेल्टा टी एल एस J = L+हाफ के लिए, एक आ रहा है डेल्टा टी एल एस J = L - हाफ के लिए। दो अलग अलग आ रहे हैं, इन दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, डेल्टा टी J L+हाफ माइनस डेल्टा टी J L - हाफ। इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत मोस्ट ऑफनली क्वेश्चन बनता है। ये दोनों जो J L+हाफ और J L - हाफ है, ये दो लेवल स्प्लिट हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना है। मान लो ये एक n = 2 लेवल था हमारे पास बोर मॉडल में, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, शिफ्ट भी हुआ और दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, एक होगा J L+हाफ, एक होगा J L - हाफ। तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, दोनों में शिफ्ट कितना होगा, टर्म शिफ्ट दोनों में कितना होगा। एनर्जी निकालना है तो HC से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि एनर्जी में शिफ्ट निकालना है तो इसको HC से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल। यदि हम टर्म शिफ्ट की बात करें तो डायरेक्ट ये होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा ये करके देखो पहले, फिर हम टोटल शिफ्ट निकालेंगे। पहले ये देखो कितना होगा टोटल हमारे पास जो एनर्जी है इन दोनों स्प्लिटिंग में, इन दोनों लेवल्स में कितना शिफ्ट होगा। देखो डेल्टा टी L+हाफ के लिए हमारे पास Z⁴ R इन्फिनेटिव अल्फा स्क्वायर 2n³ L+हाफ, सॉरी 2n³, ये तो कॉमन है दोनों में, Z⁴ R इन्फिनेटिव अल्फा स्क्वायर 2n³ दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखो जब J L+हाफ है तो L मल्टीप्लाई में आएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगी नीचे 1/L+हाफ और L+1। जब हम मल्टीप्लाई में L लिखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा L+1 और L+हाफ। जब -L+1 रखेंगे तो अब देखो शिफ्ट निकाल रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को लेवल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, J L+हाफ और J L - हाफ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस, ये एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और L+1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे आएगा 1/L और L+हाफ। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा Z⁴ R इन्फिनेटिव अल्फा स्क्वायर 2n³। अभी देखो यहाँ एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम आएगा L+हाफ L+1, तो L+हाफ और L+1 है तो L आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ L और L+हाफ है तो L+1। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास Z⁴ R इन्फिनेटिव अल्फा स्क्वायर 2n³, 2L+1, ये नीचे आएगा L
इंटू ये आएगा 2l+1, एक 2 नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे l+1, तो 2l+1 से 2l+1 कैंसिल हो जाएगा, तो z⁴ r इन्फिनेटिव α² n³ इंटू l+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लो और इसको याद रखना है। तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है उसमें जो दो लेवल स्प्लिट होंगे उनके बीच में जो स्प्लिटिंग है, उनकी जो एनर्जी, जो डिफरेंस है उनका, ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो डिफरेंस है, ये जो टर्म शिफ्ट है, ठीक है, इन दोनों लेवल्स में GL+1 और GL-1, वो सिर्फ L पे डिपेंड करेगा, L इंटू L+1 और N पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी ये कम होता जाएगा और N की वैल्यू बढ़ेगी ये कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे D ऑर्बिट DFGH में मूव करेंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में, इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात करें। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में जो टोटल शिफ्ट होगा दो लेवल्स में, दो लेवल स्प्लिट होंगे, उनके बीच में कितना शिफ्ट है, ठीक है, कितना गैप है उनके बीच में, इस गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो टोटल शिफ्ट है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन प्लस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जो टोटल शिफ्ट है वो क्या होगा, ठीक है। टोटल शिफ्ट क्या होगा, देखो इसमें दो केस है, इसमें एक ही केस है। तो पहले हम बात करते हैं टोटल शिफ्ट फॉर J=L+½ के लिए। J=L+½ के लिए जो टोटल शिफ्ट होगा del t LS प्लस del t R। तो del t LS क्या है हमारे पास, R इन्फिनेटिव α² z⁴ 2n³। देखो JL+½ के लिए यहाँ पे L आएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा L+1 और L+½ J=L+½ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या दोनों J=L+½ और J=L-½ क्या दोनों अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे, करके देखना। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, दोनों सेम आएंगे, करके देख लेना चाहिए। अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। दोनों जो टोटल शिफ्ट है दोनों में J=L+½ ऐड करो TR में और J=L-½ ऐड करो TR में, तो दोनों में ये जो टोटल करेक्शन है सेम आएगी, ठीक है। मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है भाई, सेम आ रही है दोनों, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, R इन्फिनेटिव α² z⁴ 2n³ L+1 L+½ ये है JL=½ के लिए, J=L+½ प्लस R इन्फिनेटिव α² z⁴ n³, 3/4n माइनस 1/L+½ ठीक है। तो देखो यहाँ पे R इन्फिनेटिव α² z⁴ n³ कॉमन लो, तो यहाँ आएगा 3/4n प्लस ये जो टर्म आएगी हमारे पास 1/2 L+1 L+½ माइनस 1/L+½ ठीक है। ये आएगा, इसका एलसीएम लो 3/4n प्लस इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 2L+1 L+½ इसका एलसीएम लो, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे आएगा देखो L+½ से L+½ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2L+2 ठीक है। ये टर्म ऊपर चली जाएगी पूरी की पूरी 2L+2, तो ये देखो क्या आएगा हमारे पास, ये ऊपर ये टर्म सेम आएगी यहाँ पे R इन्फिनेटिव, तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे हम ये टर्म सेम आएगी 3/4n माइनस 1 माइनस 2L-2, तो आएगा देखो 1 माइनस 2L-2 2L-2 तो आएगा 2L, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2L-2, तो -2L-1 नीचे आएगा हमारे पास 2L+1 L+½ इसको सोल्व करो, देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/4n माइनस, देखो -2L-1 माइनस बाहर ले लिया तो 2L+1 ये आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2L+1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, तो L+1 2L+1 से 2L+1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4n माइनस 1/L+1 और यहाँ पे देखो R इन्फिनेटिव α² z⁴ n³,
ये आ रहा है हमारे पास टोटल शिफ्ट। यहाँ पे एल की जगह रखेंगे, देखो जे है एल प्लस हाफ, तो एल होगा जे माइनस हाफ। यदि हम जे की टर्म में बात करें तो एल होगा जे माइनस हाफ। तो आर इन्फिनेटिव अल्फ़ा स्क्वायर जेड टू द पावर 4 एन क्यूब 3/4 n माइनस 1/l की जगह आएगा जे माइनस हाफ प्लस 1, तो जे प्लस हाफ, और ये आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। यदि 5 आर इन्फिनेटिव अल्फ़ा स्क्वायर को 5.84 लिखें तो आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये आएगा हमारे पास टोटल ट्रम शिफ्ट जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। टोटल शिफ्ट आएगा जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए, टोटल ट्रम शिफ्ट जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए 5.84 जेड टू द पावर 4 एन क्यूब 3/4n माइनस 1/j प्लस हाफ सेंटीमीटर इनवर्स। एनर्जी का पूछे तो HC से मल्टीप्लाई करना है, H इंटू सी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं J इक्वल टू एल माइनस हाफ के लिए। ये खुद कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। एल इक्वल टू, देखो टोटल ट्रम शिफ्ट एल जो डेल टी जे इक्वल टू एल माइनस हाफ प्लस डेल टी आर। तो एल माइनस हाफ में क्या आ रहा है, आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर 2 एन क्यूब एल प्लस 1 एल प्लस हाफ। अब यहाँ पे जे एल माइनस हाफ के लिए मल्टीप्लाई में आएगा एल प्लस 1 माइनस का एल प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर एन क्यूब 3/4n माइनस 1/l प्लस हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एन क्यूब कॉमन ले लिया हमने, ये आएगा एल प्लस 1 से एल प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 1/l 1/2l, 2 है एक, तो एल प्लस 1 से एल प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2l एल प्लस हाफ प्लस 3/4n माइनस 1/l प्लस हाफ। इसको पहले ही जे में कन्वर्ट कर लो, इजी रहोगे, एल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जे में कन्वर्ट करो इसको। देखो जे इक्वल टू एल माइनस हाफ है हमारे पास, तो एल आएगा जे प्लस हाफ, एल आएगा जे प्लस हाफ, तो एल की जगह पुट कर दो जे प्लस हाफ, तो ये आएगा हमारे पास आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर एन क्यूब 3/4n माइनस 1/2, एल की जगह आएगा जे प्लस हाफ 2j प्लस हाफ, एल प्लस हाफ की जगह आएगा एल प्लस हाफ की जगह जे प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/l प्लस हाफ, एल की जगह आ जाएगा जे प्लस हाफ, तो जे प्लस 1। अब इनका एलसीएम ले लो, आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर एन क्यूब 3/4n माइनस, इनका एलसीएम माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 2j प्लस 1 j प्लस 1 2j प्लस हाफ j प्लस 1 कॉम एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, j प्लस 1 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 2j प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2j प्लस 1, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो ये आएगा हमारे पास आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर एन क्यूब 3/4n माइनस, ये आएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था हमने, तो ये आएगा प्लस, तो 2j प्लस 2, तो ये आएगा हमारे पास 2j प्लस 2 j प्लस 1 अपॉन 2j प्लस हाफ j प्लस 1, तो 2j प्लस 1 से j ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो हमारे पास, ये आएगा आर इन्फिनेटिव जेड टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर एन क्यूब 3/4n माइनस 1/j प्लस हाफ। तो ये देखो ये टोटल ट्रम शिफ्ट आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है, देखो 3/4n माइनस 1/j प्लस हाफ जे की टर्म में। तो जो टोटल ट्रम शिफ्ट है जे एल माइनस हाफ के लिए निकालो या जे एल प्लस हाफ के लिए निकालो, वो सेम आएगी। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है हमें टोटल ट्रम शिफ्ट के लिए, 3/4n माइनस 1/j प्लस हाफ, ये है हमारे पास टोटल शिफ्ट। इससे हम कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, फाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम।
हाइड्रोजन लाइक एटम। ये याद रखना है तुम्हें, एक ही फॉर्मूला याद रखना। ये एनर्जी निकालनी है तो Hc से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी में कितनी शिफ्ट है तो Hc से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली सेम आ रहा है और अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अलग अलग याद नहीं रखना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये है टोटल शिफ्ट और यहाँ से मोस्ट ऑफनली क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये याद रख लो, इसको रट लो फॉर्मूले को, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। टर्म शिफ्ट में जब फाइन स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बनेगा तो एक तो यहाँ से चांस है, एक जो JL प्लस हाफ और JL माइनस हाफ जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में एनर्जी में कितना डिफरेंस है, एक वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, n=1 n=2 जो बोर्ड ने ड्रॉ किए थे सिंपल, उनमें कितना शिफ्ट हुआ, कैसे स्प्लिट हो रहे हैं वो। n=1 के लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 5 6 वो आगे नहीं करेंगे क्योंकि आगे तुम कर सकते हो अपने आप, हम 1 2 3 के लिए करेंगे सिर्फ, ठीक। बात करते हैं n=1। देखो n=1 के लिए जो l की वैल्यू होगी वो होगी n-1, l की वैल्यू याद रखना n-1, तो l की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, ठीक है। l 0 होगा, n 1 होगा, l 0 s हाफ है, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के s हाफ है, तो j होगा 0 प्लस हाफ, j होगा हाफ, j की वैल्यू होगी हाफ, ठीक है। j की वैल्यू हाफ होगी। तो इसका टर्म सिंबल क्या होगा, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में कैसे लिखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। किसी भी एटम की जो एनर्जी लेवल है उसको टर्म सिंबल में लिखते हैं हम। टर्म सिंबल में कैसे लिखेंगे, s है तो s यहाँ पे आ जाएगा s, j की वैल्यू हाफ और मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, मल्टीप्लिसिटी है 2s प्लस 1, तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2, s की वैल्यू यहाँ हाफ पुट करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2 और n की वैल्यू है 1, तो 1 2s हाफ। ये स्पिन, ये हमारे पास टर्म सिंबल होगा। अब एनर्जी लेवल में कितना शिफ्ट होगा, j की वैल्यू हाफ पुट करनी है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, n 1 पुट करना है, j हाफ पुट करना है, तो क्या आएगा देखो, डेल्टा t आएगा हमारे पास 5.84 अपॉन n की वैल्यू है 1, z की वैल्यू भी 1 हाइड्रोजन एटम के लिए 3/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा j की वैल्यू हाफ है तो 1, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा, माइनस 5.84, 3 - 4 -1/4, तो 1/4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1.46 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आएगा। इतना नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो n=1 लेवल है, ये n=1 लेवल है, ये कितना, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो गैप होगा ये होगा -1.46 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एनर्जी में बात करें तो इसको Hc से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी में यदि हम बात करें तो इसको H/c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी वो, ठीक है। यदि उसको पहले मीटर इनवर्स में लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम SI यूनिट में बात करेंगे तो मीटर इनवर्स में करोगे इसको। मीटर इनवर्स में करने के लिए इसको तुम 5.84 की जगह 584 हो जाएगा। यदि इसको मीटर इनवर्स में लिखें हम, मीटर इनवर्स में होगा ये 584, ठीक है, इंटू 1/4 मीटर इनवर्स, क्योंकि अपोजिट है ना, 1/λ है, अपोजिट है, तो इसलिए मीटर में इसको 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 584/4 ये मीटर इनवर्स। अब Hc से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 1.46 और ये लेवल, इसमें l=0 होगा, j=1/2 होगा, और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख रहे हैं हम s हाफ, 2s हाफ, और आगे 1 भी लिख दो, n की वैल्यू 1 है तो 1s हाफ। अब n=2 के लिए देखो क्या होगा, n=2 के लिए जो l की वैल्यू वो n-1, l की वैल्यू 0, देखो l की वैल्यू होगी 0 to n-1, 0 to n-1, तो 0 और 1, n-1 आएगा यहाँ पे 1, तो 0 to n-1, तो l होगा 0 और 1, s होगा हाफ। तो यहाँ पे देखो जब l 0 है s हाफ है तो j होगा हाफ, जब l 1 है s हाफ है। देखो l 0 में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म नहीं आ रही, लेकिन रिलेटिविस्टिक करेक्शन होगी l=0 के लिए। स्पिन ऑर्बिट में हमने कहा था l>0 के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन l=0 में भी देखो शिफ्ट है, j हाफ आ रहा है, j हाफ पुट करेंगे तो शिफ्ट तो है, j हाफ यहाँ पे पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो शिफ्ट तो है, लेकिन वो शिफ्ट किस वजह से है, वो रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से है, ना कि स्पिन ऑर्बिट की वजह से। स्पिन ऑर्बिट की वजह से देखो l=1 और s हाफ में स्प्लिट है, j होगा यहाँ पे l 1 + हाफ
और 1 माइनस हाफ, दो वैल्यू होगी 3/2 और 1/2। यहाँ पे टर्म सिंबल क्या होगा, s है, l 0 है तो s आएगा, j की वैल्यू हाफ है, मल्टीप्लिसिटी हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2 क्योंकि s हाफ है, आगे आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2 है तो आगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो दो वैल्यू है 3/2, l की वैल्यू 1 है तो p 3/2 मल्टीप्लिसिटी 2 और n की वैल्यू 2, एक आ जाएगा 2p हाफ 2। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में ये दोनों तो सेम होंगे। जे देखो जो स्प्लिटिंग जो शिफ्ट है वो डिपेंड कर रही है जे पे और एन पे, इन दोनों में जे और एन की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू हाफ है, एन की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। और ये लेवल्स है, यहाँ जे की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ जे की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ शिफ्ट कम होगी, जे जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट उतना कम होगा, जे जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट उतना ही कम होगा। तो ये लेवल्स ऊपर ड्रॉ होगा, ये दोनों लेवल्स नीचे ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो इनका ड्रॉ कैसे होगा, देखो इनको कैलकुलेट कर लेना, जे की वैल्यू यहाँ हाफ पुट करना, एन की वैल्यू 2 पुट करना, तो इसमें शिफ्ट आ जाएगी, इसमें शिफ्ट आ जाएगी, जे की वैल्यू 3/2 पुट करना, एन की वैल्यू 2 पुट करना, तो इसकी शिफ्ट आ जाएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको नोट कर लो। देखो इसको n = 2 को कैसे ड्रॉ करेंगे, n = 2, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा। एक तो होगा हमारे पास ये होगा 2p हाफ और 2s हाफ, मल्टीप्लिसिटी 2 है, ये होगा हमारे पास l = देखो s है तो l = 0 और j = हाफ और l = 1 और j = हाफ, तो ये JL-1 का केस है, j = L-हाफ का केस है, ये j = L-हाफ क्योंकि 1 माइनस हाफ हाफ, तो ये है JL-हाफ का केस। तो ये जो गैप होगा यहाँ से कैलकुलेट करोगे, जब j की वैल्यू हाफ रखोगे और n की वैल्यू 2 रखोगे, तो ये जो गैप आएगा हमारे पास ये आएगा 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके कैलकुलेट कर लेना। और जो p 3/2 होगा उसमें जो शिफ्ट होगा 0.091, ये होगा हमारे पास 0.091, ये टोटल होगा हमारे पास 0.456, ये होगा हमारे पास 2p 3/2 मल्टीप्लिसिटी होगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है l = 1, j = 3/2, ये है JL+हाफ का केस, ये है JL+हाफ का केस। अब इन दोनों में जो गैप होगा JL+हाफ और JL-हाफ में, इन दोनों में जो गैप होगा वो गैप कितना होगा, वो हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0.456 माइनस 0.091, ये गैप होगा हमारे पास इन दोनों में। L+ देखो 2p 3/2 और 2p हाफ, इन दोनों में जो गैप होगा वो होगा 0.459 टोटल माइनस ये यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक हमने फॉर्मूला लिखा था, L+हाफ और L-हाफ में जो गैप था r∞ z⁴ α² n³ L+1। ठीक है, ये गैप था हमारे पास, L की वैल्यू यहाँ पुट करना, N की वैल्यू पुट करना, तो तुम्हारे पास ये सेम आंसर आएगा जो यहाँ आएगा। ये जो गैप है, ये फॉर्मूला हमने निकाला था पहले, JL+हाफ, और ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है ना डिवाइड, ये जो p 3/2 और p हाफ है ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से डिवाइड हो रहा है, और रिलेटिविस्टिक की वजह से ये शिफ्ट हो रहे हैं नीचे। ठीक है, डिवाइड हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है, तो ये गैप देखना कितना आ रहा है, सेम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, ये चेक करना है तुम इसको। ठीक है, तो n = 2 के लिए ये लेवल्स ऐसे ड्रॉ होंगे, n = 3 के लिए तुम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम कर देते हैं n = 3 के लिए। 3 के लिए जो हमारे पास L होगा 0, 1, 2 और S होगा हमारे पास हाफ, तो जब L 0 है, S हाफ है, तो J हाफ होगा, तो यहाँ पे जो देखो क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, S हाफ 2, जो टर्म सिंबल आएगा, N की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लिसिटी 2 है, S J की वैल्यू हाफ। जब L 1 होगा, S हाफ होगा, तो J होगा 3/2 और 1/2, तो ये आएगा 3p 3/2 3p हाफ। ठीक है, ये दोनों होंगे केस। अब जब L = 2 होगा, S = हाफ होगा, तो J आएगा यहाँ पे हमारे पास
5/2, 2 + ½ और 2 - ½ 3/2। तो आएगा L की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 3D 5/2 मल्टीप्लिसिटी 2 ही है, 3D 3/2 मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब देखो जिनमें N की वैल्यू तो सभी में 3 3 3, यहाँ J की वैल्यू हाफ है, यहाँ हाफ है, तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे लेवल, यहाँ 3/2 है, यहाँ 3/2 है, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो हाफ वाला सबसे नीचे बनेगा, फिर 3/2 वाला, फिर 5/2 वाला। तो N = 3, J की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लेवल्स उतना ही, मतलब शिफ्ट उसमें उतना ही कम होगा। J जितना ज़्यादा होगा, J मैक्सी हाई पे शिफ्ट कम होगा, शिफ्ट लेस होगा। तो N = 3, तो इसमें 3 शिफ्ट होंगे, 1, ये 3, तो ये होगा जो हमारे पास, ये सबसे पहले होगा 3s½ 2 और 3p½ 2, ठीक है। फिर होगा हमारे पास 3/2 वाला, 3D 3/2, 3p 3/2, फिर होगा हमारे पास 3D 5/2, ठीक है। ये हमारे पास शिफ्ट होंगे, और इनमें जो ये वैल्यू होगी हमारे पास 0.162, ये वैल्यू होगी 0.162 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी 0.054, ये जो वैल्यू होगी ये होगी 0.054 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जो वैल्यू होगी 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये 0.018, ये होगी 0.054, ये होगी पूरी कंप्लीट 0.162। तो इनमें भी गैप निकाल सकते हो तुम आपस में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो हम अलग से निकालेंगे जिसमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके सारे फॉर्मूला होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक अलग से वीडियो होगी। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे जो लैम्ब शिफ्ट है हमारी, ठीक है। ये जो डीजनरेट बन रहे हैं लेवल्स, ये जो डीजनरेसी हो रही है लेवल्स में 2s½ 2p½ जो J की सेम वैल्यू और N की सेम वैल्यू के लिए डीजनरेसी है, एक्सपेरिमेंटली ये डीजनरेसी नहीं होती, लेवल्स कुछ शिफ्ट होते हैं, ठीक है, वो हम उसे लैम्ब शिफ्ट कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कपलिंग पे आएंगे, LS कपलिंग, JJ कपलिंग, ठीक है।